स्टार्ट। साहित्य और संस्कृति एक संवेदनशील संवाद। साहित्य और संस्कृति पे आपको निबंध लिखने को आएगा। संस्कृति को जानने के पहले मैं इसके पहले कि आपको स्ट्रक्चर बताऊं, थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। इसकी समझ साहित्य और संस्कृति की आपको कैसे शुरुआत करनी है, उसके पहले आपको समझना होगा कि साहित्य और संस्कृति पर निबंध लिखना हिंदी की जितने भी निबंध के टॉपिक है उसमें सबसे चैलेंजिंग होता है। इसलिए क्योंकि कॉमन 100 में से 80 से 90 लोग इस पर निबंध लिखते हैं। आप बेहतर निबंध कैसे लिख पाए इसमें और कैसे औरों से ज़्यादा अच्छा अंक प्राप्त कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि आप संस्कृति, सभ्यता और साहित्य, इन तीनों को भली भांति समझ लीजिए। इस संस्कृत में एक श्लोक है, वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा आज के निबंध का। वो श्लोक है, संस्कारो ही गुणानाम मूलम। क्या है? संस्कारो ही गुणानाम मूलम, अर्थात संस्कार ही गुणों को बोते हैं। आपके अंदर जो संस्कार हैं उन्हीं से गुणों की उत्पत्ति होती है। गुण के जो बीज हैं आपके अंदर, जो मूल्य हैं, वो संस्कार ही उनका पोषण करता है। तो कहीं का भी समाज जो है, किसी भी समाज का अध्ययन करना हो तो समाज कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसे मूल्य है, मूल्य परक है कि नहीं है, इसकी जानकारी हमको लेनी होगी। तो हमको किसका अध्ययन करना होगा? उसकी संस्कृति का अध्ययन करना होगा। संस्कृति जिसकी उत्पत्ति संस्कार से हुई है। ठीक है। संस्कृति कैसी कृति? ऐसी कृति या ऐसे कार्य या ऐसी रचनाएं जो बहुत अच्छे ढंग से की गई हों, वो होती है संस्कृति। और ये संस्कार से, इसका संस्कार पहले आया और उसके बाद आई संस्कृति। अर्थात संस्कृति का निर्माण संस्कारों से होता है, अच्छे कार्यों से संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति अक्सर संस्कृति और सभ्यता को संस्कृति और सभ्यता को लोग एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सभ्यता मतलब मनुष्य जो भी कर रहा है वो सभ्यता है। सभ्यता का सबसे बढ़िया सभ्यता की परिभाषा यह है कि मानव जो भी कर रहा है, अर्थात जो प्रकृति नहीं कर रही है, जो मानव कर रहा है, वही सभ्यता है। एक प्रकार से जो सभ्यता होती है वो संस्कृति का बाह्य पक्ष होती है, या संस्कृति का भौतिक पक्ष होती है। क्या? सभ्यता। और आंतरिक पक्ष को ही संस्कृति कहते हैं। दरअसल संस्कृति का मतलब होता है आंतरिक मूल्यों से। बाह्य या भौतिक मूल्य वो संस्कृति न कहलाकर सभ्यता कहलाते हैं। अर्थात जो सभ्यता है वो संस्कृति के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत आता है, अर्थात हर तरह की सभ्यता संस्कृति है, लेकिन हर तरह की संस्कृति सभ्यता नहीं है। संस्कृति आंतरिक मूल्यों से अधिक संबंधित होती है। बाह्य जो संस्कृति होती है उसको हम संस्कृति ना कह करके उसे सभ्यता कहते हैं। इस सूक्ष्म अंतर को जब आप समझेंगे तब आप इस निबंध को लिख पाएंगे, क्योंकि फिर आप संस्कृति और यहां सभ्यता में अंतर करोगे। जब आगे निबंध लिखोगे तो सभ्यता की चर्चा न करके आप संस्कृति की चर्चा करोगे। एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा आपको। एक बूढ़ा व्यक्ति किसी गांव में आता है, बड़ा भूखा प्यासा रहता है। गांव बड़ा डेवलप रहता है, सब शिक्षित रहते हैं गांव में। ठीक है। मोटर वाहन, घर, ठीक, खेत खलिहान, सब मालिक रहते हैं सब उसके।
बड़ी बड़ी गाड़ियों चलते हैं उस गांव में लोग। वो वृद्ध व्यक्ति आता है, प्यासा रहता है, भूखा प्यासा, और दो लोग हैं, दो पड़ोसी हैं, उनके दरवाजे पे जाता है। पहला पड़ोसी भगा देता है, दुत्कार देता है, भाग यहां से, कहां चला आया, गंदा कर दे रहा है घर, को भगा दिया। दूसरा जो व्यक्ति था, उसने जाते देखा, वो निराश हो गया कि अब तो भाई ये गांव ठीक है, लोग सभ्यता वाले तो हैं, सभ्यता तो इनको मिल गई है, रहने सहने का ढंग तो मिल गया है, रह सह रहे हैं, अपना जो है एक मूल्यों का पालन कर रहे हैं जो सामान्य मूल्य है, लेकिन जो आंतरिक मूल्य है वो गायब है। अर्थात वो कह रहा है ये गांव सभ्यता वाला तो है लेकिन संस्कृति वाला नहीं है। ठीक है, अर्थात अच्छे संस्कार यहां पे रोपित नहीं है। लेकिन तभी दूसरा जो व्यक्ति है वो तुरंत बुलाता है उसको, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो। न सिर्फ बुलाता है, उसे खाना खिलाता है, उससे पूछता है कि बाबा आप थक गए होंगे, चाहो तो आराम कर लो, 2-3 दिन रुक भी जाओ, सारे इंतजाम हम कर देंगे। अगर आपके पास घर बार नहीं है तो आपको रहने का भी हम आपको साधन उपलब्ध करा रहे हैं। तब वो क्या सोचेगा कि बगल वाला जो है उसके पास सभ्यता तो है, बाह्य पक्ष है, भौतिक संस्कृति तो उसके पास विद्यमान है, अर्थात सभ्यता तो है, लेकिन उसके अंदर आंतरिक मूल्य नहीं है या आंतरिक मूल्य विकसित नहीं है। तो सभ्यता वाला है लेकिन संस्कृति वाला नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति जो हमें पानी पिला रहा है, जो खाना खिला रहा है, जो रहने के लिए कह रहा है, वह सभ्यता के साथ संस्कृति वाला भी है। अर्थात उसके पास बाह्य संस्कृति भी है, आंतरिक संस्कृति भी है, दोनों तरह की, अर्थात फुल ऑफ कल्चर है, संस्कृति से परिपूर्ण व्यक्ति है वो। समझ में आया आपको सभ्यता और संस्कृति में अंतर? अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं इस निबंध को समझने के लिए। उदाहरण, उद्धरण, वक्तव्य, काव्य के कुछ अंश, इन सब की बहुत महती आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप बेहतर निबंध लिख पाएंगे, तभी आप चित्रण कर पाएंगे अपनी बातों का। अन्यथा बहुत बोरिंग भी होता है निबंध, लोग किताबी भाषा लिखते हैं, वो मजा ही नहीं आता उसमें। तो दूसरा अगर हम एक उदाहरण लें, एक राजा था, उसने कहा अपने मंत्रियों से कि, दो मंत्री थे, एक दोनों से कहा कि भाई हमारे राज्य का वर्णन करो, आने वाले समय में लोग जाने कि हमारे राज्य का क्या इतिहास था। उसने कहा वर्णन करो। अब एक मंत्री जो था ए, जिसका नाम था, उसने क्या किया, वर्णन किया, राजा की कर व्यवस्था कैसी थी, सेना कितनी होती थी, ठीक है, राजस्व वसूली कैसे की जाती थी, कितने मंत्री होते थे, राजा किस पलंग पर सोता था, राजा कहाँ शिकार करने जाता था, ये सारी चीजें उसने लिखी। राजा ने पढ़ा उसे, उसको अच्छा नहीं लगा, उसको कुछ कमी लगी। उसने कहा यार इसमें आत्मा नहीं दिख रही है, केवल ऊपर ऊपर का पक्ष, भौतिक पक्ष दिख रहा है, इसमें आत्मा नहीं दिख। अर्थात वो क्या कह रहा है, सभ्यता दिख रही है, संस्कृति नहीं दिख रही है। दूसरा जो व्यक्ति था उसने क्या लिखा, राजा कितना दानशील था, राजा कितना विद्वान था, पढ़ा लिखा था, राजा ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किए, राजा के समय जो मूल्य थे, नैतिक मूल्य, उनकी क्या स्थिति थी, लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता था राज्य में, प्रजा को किस तरीके से समझा जाता था, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, दंड की, न्याय की व्यवस्था कैसी थी। जब वो लिखा गया तब राजा ने कहा हाँ ये था। अर्थात यहां पे क्या बात हो रही है, सभ्यता और संस्कृति में अंतर किया जा रहा है। तो साहित्य, क्या यहां पे साहित्य भी आ गया, तो साहित्य क्या करता है, संस्कृति का न सिर्फ पोषण करता है बल्कि संस्कृति की पहचान भी वो बनाकर रखता है। अगर मान लो केवल भौतिक पक्षों को लिखा जाता, सभ्यता को ही लिखा जाता, आंतरिक पक्षों को साहित्य में न लिखा जाता, तो क्या आगे आने वाले समय में लोगों को पता चलता
कि कैसी संस्कृति थी उस राज्य की। या सोचिए साहित्य ही न रहता तो उस राजा के बारे में तो लोग जानते हैं कि हाँ फलाना राजा था, उस राज्य में कर व्यवस्था थी ये थी, लेकिन मूल्य कैसे थे इसके बारे में क्या पता चल पाता? क्या वो आने वाली पीढ़ियों को या समाज को कोई संदेश दे पाता? राजा के जो वंशज होते हैं उनको कैसे शासन करना है, किस किस दर्शन का पालन करना है, किन सिद्धांतों पर उनके पूर्वज चले थे, वो सिद्धांत क्या थे, किस दर्शन पर चले थे, क्या उनको पता चल पाता? क्या सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे संतु निरामयः की भावना लोगों को पता चल पाती? तो ये सोचनीय विषय है कि हमें जब साहित्य और संस्कृति पे निबंध लिखना है तो यहां पर सभ्यता के पक्ष को अर्थात बाह्य संस्कृति का आप यहां पे उल्लेख नहीं करेंगे। ठीक, इस बात को दिमाग में आपके रखना है। आंतरिक पक्षों का, आंतरिक मूल्यों का आप उल्लेख यहां पर करेंगे। क्यों? यहां पर सभ्यता अलग से दिया रहेगा तब बात अलग है, लेकिन संस्कृति दी है तो संस्कृति का अर्थ हम आंतरिक संस्कृति से ही लेकर चलेंगे। निबंध में ये चीज आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अंतर आप कर सकते हैं, भूमिका में ही अंतर कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप इस फैक्ट से परिचित रहें, तभी आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। पानी होगा, पानी। यार गर्म पानी होगा, देखो वाट। ठीक है। सॉरी। वो हम कहाँ थे? संस्कृति और सभ्यता में अंतर हम बता रहे थे। तभी आप एक बेहतर निबंध का भूमिका आप तैयार कर सकते हो, जो आप क्लियर रहोगे। और जो हमने स्टोरी बताई उस स्टोरी ऐसी कोई कहानी बनाकर भी आप लिख सकते हो। ठीक, चलिए अब हमने यहाँ पर रूपरेखा की जगह, स्ट्रक्चर की जगह निबंध ही यहाँ पर आपको डिस्कस करने के लिए रखा है। क्यों? क्योंकि तभी आप बेहतर लिख सकोगे। हम आपको संस्कृत के 10 श्लोक बोल दें, हम आपको तमाम कहानी कविता बता दें, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी जब तक आप स्ट्रक्चरल आप पूरा देख नहीं लोगे। ठीक है, तो एक बात, श्लोक आता है नीति शास्त्र में, जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आएगा वांग्मय, वांग्मय तपसा सिस्टम। वांग्मय अर्थात संस्कृति, साहित्य। तपसा मतलब तपस्या से, और शिष्ट मतलब रचना। तो साहित्य की जो रचना है वो तपस्या से होती है। और ये तपस्या क्या होती है? वो तपस्या यही होती है कि भाई कोई समाज है, समाज का निर्माण किससे होता है? मानव से होता है। ठीक है, और मानव ही संस्कृति की रचना करता है। संस्कृति की रचना हमने आपको बताया कि पर्यावरण जो कुछ प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है, वही संस्कृति है। तो मानव संस्कृति की रचना करता है। और इस संस्कृति का पोषण कैसे होता है, संस्कृति कैसे बची जीवंत रहती है? तो वो होती है साहित्य के थ्रू। साहित्य संस्कृति को जीवंत बनाए रखता है, साहित्य संस्कृति को प्रासंगिक बनाए रखता है। और प्रासंगिक बना के करता क्या है? मानव कल्याण करता है। तो अंततः साहित्य और संस्कृति का साहचर्य, संस्कृति का साहचर्य क्या करता है? मानव कल्याण करता है। ठीक है, और मानव कल्याण में क्या है? आंतरिक सुख और बाह्य सुख।
तो मनुष्य को आंतरिक जो मूल्य हैं जिनकी वो प्राप्ति करना चाहता है, जैसे हमारे संविधान के मूल्य हो गए जो उद्देशिका में निहित है, हर तरह के न्याय, हर तरह की समानता, हर तरह की स्वतंत्रता प्रोवाइड करवाना, ये आंतरिक मूल्य हो गए जिसको प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति। और बाह्य मूल्य, बाह्य सुख, बाह्य सुख में क्या प्राप्त करना चाहता है? रोटी, कपड़ा, मकान और उससे ज्यादा जो भी हो सके भौतिक सुख, अर्थात सभ्यता की जहां बात हो रही, तो सभ्यता और संस्कृति ये दोनों ही मानव के लक्ष्य होते हैं और दोनों ही प्राप्त कराने का काम साहित्य और संस्कृति इन दोनों का साहचर्य करता है। जो मूल्य है वो अगर रहे ही ना, अगर हमको पता ही ना चले, भाई वसुधैव कुटुंबकम अगर पता ना चले कि हमारे हमारे नियम क्या है, मानव की सभ्यता अर्थात मानव के रहन सहन के नियम क्या है, हमको किन नैतिक आचरणों का पालन करना चाहिए जो हमें अच्छा व्यक्ति बनाएगा, जीवों पर दया करो, ठीक है, जीवों पर दया करो। इवन तमाम तरह के साहित्य हमें पग पग पर कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति क्या भला न बरसना, अति की भली न धूप। ज्यादा कुछ भी बोलना और न ज्यादा चुप रहना अच्छा होता है, अर्थात संतुलन की बात साहित्य हमको सिखाता है। और संतुलन ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में रहा है और साहित्य उसको उसका पोषण करके हमें उसकी प्रासंगिक अवस्था में लेकर जाता है, हम उसको लागू करें अपने जीवन में, यह संभव बनाता है। हमको कैसे पता चलता है कि हमारे साहित्यों में सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा निहित है? हमको कैसे पता चलता? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम महिलाओं का सम्मान करेंगे तो फिर देवमय हो जाएगा, अर्थात सब कुछ उच्च हो जाएगा, अर्थात हमारे आचरण उच्च हो जाएंगे, हम नैतिक दृष्टि से हम उच्च श्रेणी में आ जाएंगे, हमारा नैतिक पतन नहीं होगा। हम नैतिक पतन से कैसे बचे, ये संस्कृति हमको निर्धारित करवाती है और साहित्य उसके पोषण करने का काम करता है। इसलिए साहित्य जरूरी है संस्कृति के पोषण के लिए, मानव सभ्यता को जीवंत बनाने के लिए, मानव कल्याण के लिए। और मानव का कल्याण हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र, मानव कल्याण की जब बात हो रही है तो हर क्षेत्र में, मतलब राजनैतिक, धार्मिक, अब यहां से आपको डायमेंशन मिल जाएंगे, ठीक है, धार्मिक, नैतिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, ठीक है, सांस्कृतिक, तो जीवन के सभी पक्षों को, जीवन के सभी पक्षों में मानव कल्याण, मानव कल्याण करने का काम संस्कृति और साहित्य का साहचर्य करता है। साहचर्य का मतलब अब संस्कृति के लिए साहित्य का होना आवश्यक है। भाई संस्कृति जीवन तभी बनी रहेगी जब साहित्य उसका पोषण करे। साहित्य कहेगा नहीं हमारे राजा ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे, हत्या करते थे तभी सुखी रहते थे, हम हत्या करके ही ऊपर जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हम नरक जाएंगे, तो फिर क्या कोई अच्छा काम करेगा? आप सोच कर देखो। तो साहित्य ने पोषण किया ना, हमारे वेदों ने, हमारे साहित्यों ने, धार्मिक साहित्य उन्होंने पोषण किया उस चीज का, और आज हम उसी अनुसार आचरण करते हैं, जानवरों जैसा आचरण करने से बचते हैं, ठीक है, नहीं तो हर कोई एक दूसरे को खाता रहता, तो हम ऐसे नहीं है ना। सभ्यता का निर्माण हुआ और सभ्यता को जो आंतरिक पक्ष था संस्कृति, उसका पोषण साहित्य ने किया, समय समय पर किया, जिससे हमारी सभ्यता भी डेवलप हुई। तो आंतरिक जो हमारे मूल्य हैं वही सभ्यता का निर्धारण भी करते हैं कि कैसी हमारी सभ्यता होगी, ठीक है। अब जंगली, आप अगर कई ऐसे समाज हैं जहां पर अभी मानव भक्षण किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आंतरिक मूल्यों में कमी है, वहां की संस्कृति उतनी डेवलप नहीं हुई है, संस्कृति जीवंत नहीं बनी रही, साहित्य वहां पर नहीं रहा होगा, साहित्य की अनुपस्थिति में
सभ्यता की जो दिशा थी वो भी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे आप ये भी दिमाग लगा लो अभी से, जब हम साहित्य और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता पढ़ाएंगे तो उस अंतर को भी अभी से समझते चलो। हालांकि यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे वो, नहीं तो भटक जाएगा, टू द पॉइंट ही हमको रहना है। कुल मिलाकर के हम आपको समझाना चाहते हैं कि तीनों का आप फर्क कैसे करोगे, संस्कृति, सभ्यता, और डायमेंशंस कैसे निकलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे तमाम आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि राजनीति के क्षेत्र में कैसे साहित्य काम कर सकता है मानव कल्याण का, ठीक है, साहित्य कैसे बचा सकता है राजनीतिक भ्रष्टाचार से, राजनीति में जो भाई भतीजावाद है, राजनीतिक दुराचार से, जितनी भी अवनतियां हैं राजनीतिक क्षेत्र में, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, ठीक है, अपराध या राजनीति का अपराधीकरण, इन सब से, सत्ता का दुरुपयोग, इन सब से कैसे रोका जा सकता है, साहित्य कैसे रोक सकता है, उसके लिए आपको कुछ अच्छे उदाहरणों के साथ, कुछ अच्छे उदाहरणों के साथ बताना होगा। इसी तरह पर्यावरण की रक्षा साहित्य कैसे कर सकता है, इसी तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। अब पर्यावरण की बात हो रही है, जीवों की रक्षा की बात यहां पर आ जाएगी। आप इनको अलग भी कर सकते हो, नैतिक मूल्य में उसको डाल सकते हो कि हमारे जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने एक हंस पड़ा देखा जिसको तीर मार दिया था किसी ने, और उसको उठा लिया, जिसने मारा उसने कहा, उनका भाई ही था, सौतेला भाई था, उसने कहा नहीं हमने मारा है इसलिए हमारा है। उन्होंने कहा नहीं, इसको हमने बचाया इसलिए हमारा है। दोनों प्रतियोगिता हो जाती। राजा कहते हैं कि अब ये निर्धारित करेगा, हंस को ही हंस के ऊपर छोड़ देते हैं तो किसके पास जाता है, तो हंस को छोड़ दिया जाता है बीच में, मारने वाला और बचाने वाला दोनों के बीच में उसको छोड़ा जाता है, हंस चला जाता है सिद्धार्थ के पास। तो यहां से क्या निकल कर आता है, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो यहां पर साहित्य हमको सीख दे रहा है, जीवों की रक्षा का सीख दे रहा है, उसे हम नैतिक आचरणों में अपने कैसे ढाल सकते हैं, ये साहित्य हमको बता रहा है। और हमारी जो संस्कृति है वो ये है कि हम जीवों की रक्षा करें। साहित्य उसका पोषण करता है, साहित्य उसका इसको प्रदर्शित कर रहा है, संस्कृति को प्रदर्शित कर रहा है हमारे सामने कि हमको किस तरह का आचरण करना चाहिए। साहित्य एक और काम करता है, इन सब क्षेत्रों में कल्याण का काम तो करता ही है, हमारे आचरणों का निर्धारण भी करता है कि हमारा आचरण कैसा है, हमने कोई काम किया है, अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है, इसका निर्धारण भी, अर्थात नैतिकता का निर्धारक भी होता है कौन, साहित्य, ठीक है। और संस्कृति के साहचर्य में किसके माध्यम से नैतिकता का निर्धारण करता है, निर्धारक क्या कौन है, साहित्य है, और निर्धारण का टूल क्या है, किसके माध्यम से करता है, संस्कृति के माध्यम से करता है, अर्थात आंतरिक मूल्यों के आधार पर करता है कि आपका काम कैसा है। डूबता हुआ कोई व्यक्ति है, आपने उसको बचाया ही नहीं, आपको तैरना आता है, आपने नहीं बचाया, तो ये जो संस्कृति है इसके माध्यम से जो साहित्य है वो बताएगा लोगों को कि इसके आचरण का मूल्यांकन करना है। तो ये मूल्य है कि भाई अगर आप सक्षम हैं, आपके पास अवसर है किसी को बचाने का, किसी डूबते हुए बचाने का, तो आपको बचाना ही चाहिए। यही मूल्य है, यही संस्कृति है। आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अनुचित कर रहे हो। ये बात अलग है कि आपको तैरना नहीं आता है तब आप उसको बचाने नहीं जा रहे हो, तब फिर संस्कृति आपको माफ करेगी, वहां पर ये कहेगी ठीक है आप सक्षम ही नहीं थे, या आपके पास परिस्थितियां ही ऐसी नहीं थी, आपके पैर में चोट लगी है, आप परिस्थिति नहीं भाई, भले आपको तैरना आता है लेकिन फिर भी आप बचा नहीं सकते, परिस्थिति ऐसी है आपकी, या पहुंच नहीं है आपकी, आप बहुत दूर हो, आपके आने भर में वो डूब जाता है, तो भी आपके हाथ में नहीं था वो। लेकिन अगर आपके हाथ में है, आपको आता है तैरना, आप उसे बचाने में सक्षम है, तो आपको उसको बचाना होगा। ये कौन बताता है हमें, साहित्य बता रहा है। किसके माध्यम से बता रहा है, संस्कृति के माध्यम से बता रहा है। तो ये क्या है, नैतिकता के निर्धारक भी हैं। इसके अलावा न सिर्फ नैतिकता के निर्धारक भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं।
हमारे मानव क्रियाकलापों के मार्गदर्शक भी हैं। अर्थात हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी साहित्य हमें बताते हैं। किसके माध्यम से बताते हैं? संस्कृति के माध्यम से बताते हैं। अर्थात अब ऐसा नहीं है कि संस्कृतियों का, नई संस्कृतियों का निर्माण नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कभी सती प्रथा को सही मूल्य माना जाता था, सही मूल्य माना जाता था सती प्रथा को, अर्थात यह संस्कृति का अंग था। ठीक है, मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से ही इन मूल्यों का निर्माण किया था। लेकिन धीरे धीरे जब ये प्रथा कुप्रथा में बदल गई तो ये जरूरत पड़ी कि इसको चेंज किया जाए। तो संस्कृति में परिवर्तन हुआ, तो संस्कृति परिवर्तनशील भी होती है। ठीक है, और उसी अनुसार सभ्यता तो और ज्यादा परिवर्तनशील, क्योंकि भौतिक पक्ष है। संस्कृति सभ्यता का निर्माण करने वाली होती है, इसलिए संस्कृति में जब परिवर्तन होगा तो उसी अनुसार सभ्यता में भी परिवर्तन हो जाएगा। यह बात अलग है कि संस्कृति आदर्शात्मक स्वरूप में होती है, हमारे सामने अमूर्त स्वरूप में होती है, सभ्यता मूर्त रूप में होता है, हमको दिखाई पड़ता है। इसलिए प्रभाव जो है अक्सर व्यक्तियों को सभ्यता का पड़ता है, संस्कृति का प्रभाव कम पड़ता है। इसीलिए जब हम किसी ऐसे माहौल में जाते, मान ली किसी गांव में गए, बड़ी शांति है गांव में, जैसे हमने अभी पहला उदाहरण दिया, वो व्यक्ति गया, देखा बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समृद्ध लोग हैं, पानी तो मिल ही जाएगा, इतना तो लोग कर ही देंगे भाई, 10 रुपया दे ही देंगे। लेकिन जब गए मांगने, भगा दिए गए, तो पता चला नहीं नहीं, सभ्यता ही है, संस्कृति नहीं है। अर्थात साहित्य ने या तो वहां पर अपना प्रकार्य नहीं किया। साहित्य का प्रकार्य क्या है? संस्कृति का मूल्यन करना, संस्कृति को बोना। जो संस्कृतियां हैं हमारी, जो मूल्य हैं, उनको बोने का काम साहित्य करता है। तो साहित्य ने या तो अपना प्रकार्य नहीं किया है, या फिर मानव ने साहित्य का उपयोग नहीं किया है। तो साहित्य और संस्कृति ये अंततः मानव के इर्द गिर्द घूमती हैं। किसके? मानव के। अर्थात करेगा तो मानव ही, मानव ही उसके लिए है, मानव के द्वारा संस्कृति है, और मानव संस्कृति को पुष्पित और पल्लवित करता है, उसका निर्माण मानव करता है। जैसे आप पढ़ते हो लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में जनता ही सत्ता का निर्माण करती है, सत्ता उसी के लिए होती है और सत्ता उसके द्वारा संचालित होती है। अर्थात जनता के लिए, जनता के द्वारा। वही चीज यहां पे लागू होती है साहित्य और संस्कृति के लिए भी, कि मानव ही संस्कृति का निर्माण करता होता है, मानव ही साहित्य का निर्माण करता होता है, मानव ही संस्कृति और साहित्य का उपयोग करके उसे प्रासंगिक बनाता है, उसको लागू करने वाला होता है। और साहित्य और संस्कृति की रचना मानव के लिए की जाती है, मानव के लिए, मानव के द्वारा। यहां भी वो चीज आप लिख सकते हो। कहां गया? पेनवा गिर गया। तो चलो, ये समझ में आया। अब आपको एक अंतर समझ में आ गया इन तीनों में, है ना? तो भूमिका को आप, जो हमने जैसा समझाया, उसमें कुछ उदाहरण, कुछ बातें, कुछ कहानियां हमने आपको बताई, वहां से आप स्पष्ट करिए। किसको स्पष्ट करिए? साहित्य और संस्कृति को। आप चाहें तो साहित्य को एक पैरा, छोटे पैरा में परिभाषित कर सकते हैं, संस्कृति को दूसरे पैरा में स्पष्ट कर सकते हैं, तीसरे पैरा में साहित्य और संस्कृति के साहचर्य को बता सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कहानियों, कविताओं, उदाहरणों के माध्यम से। और फिर साहित्य के क्या प्रकार हैं, किस तरह से संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करती है, और ये किस किस क्षेत्र में, जो हमने डायमेंशन से बताए, संस्कृति का उपयोग करते हुए
संस्कृति को, प्रासंगिक संस्कृति मतलब आंतरिक संस्कृति को, अर्थात मूल्यों को किस तरीके से मानव कल्याण के लिए हर दिशा में, हर डायमेंशन में जितने पहलू हमने बताए, उन पहलुओं में कल्याण करने का काम, खास करके आज के समय में जब हर क्षेत्र में तमाम चुनौतियां हैं, उनसे निपटने में मानव के मार्गदर्शक के रूप में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसके मूल्यांकन के लिए कि आपने सही किया है या गलत किया है, आपको जो करना चाहिए था आपने किया है अथवा नहीं किया है, इन सब का निर्धारण संस्कृति के माध्यम से साहित्य ही करता है। ठीक है, तो साहित्य और संस्कृति का संभव हम निबंध पढ़ते जाएंगे। ठीक है, मूल बात हमने बता दी, अंततः आपको मुख्य बातें सारे डायमेंशन में लिखते हुए किस तरीके से मार्गदर्शन कर रहा है, क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से कल्याण कर सकता है साहित्य, थोड़ा सा नकारात्मक पक्षों को भी वहां पर उजागर कर सकते हैं। कभी कभी साहित्य किसी संस्कृति का नकारात्मक रूप से चित्रण करके, ठीक है, पूर्वाग्रह आरोपित करने का भी प्रयास करता है, और पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति यह समझ लेता है संस्कृति के व्यापक मूल्यों को पहचान पाने में सक्षम नहीं हो पाता है, क्योंकि साहित्य उसका बहुत संकुचित चित्रण करता है, और इस वजह से मनुष्य वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा संस्कृति चाहती है। तो संस्कृत के उद्देश्य से भटकाने का काम कभी कभी साहित्य कर देते हैं। तो साहित्य का ही काम है कि ऐसे साहित्य, ऐसे सूक्ष्म साहित्य या संकुचित साहित्य, उनके उन प्रकार्यों को या उन अकार्यों को जो उनको नहीं करना चाहिए था, प्रकार में बदल। प्रकार मतलब उत्कृष्ट कार्य। उत्कृष्ट कार्य साहित्य का क्या है? बेहतर संस्कृति या संस्कृति का बेहतरीन तरीके से, सर्वश्रेष्ठ तरीके से चित्रण करना, जैसा है वैसा ही चित्रण करना समाज के सामने, वह साहित्य का उद्देश्य है। अगर संस्कृति में कोई बुराई है तो उसका भी उस बुराई के साथ चित्रण करना, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको उस रूप में न अपनाए जिस रूप में वो मौजूद है। तो संस्कृति, साहित्य का काम यही नहीं होना चाहिए कि सब कुछ अच्छा ही है। बुरे का चित्रण करना भी साहित्य का प्रमुख दायित्व है। तभी साहित्य अपनी भूमिका निभा पाएगा, तभी सही संस्कृति, सही मूल्य आगे तक पहुंचा पाएगा, जो कि उसका दायित्व है। ठीक है, साहित्य का, साहित्य मतलब जो सहित, किसके सहित? जो भौतिक और अभौतिक जो चीजें हैं मानव ने बनाई हैं, उनके साथ जो चलता हो वही साहित्य है। तो साहित्य चित्रण भी करता है, मार्गदर्शन भी करता है, मूल्यांकन भी करता है, तीनों काम करता है। तीनों कामों के माध्यम से क्या करता है? हित, समाज का हित करने का काम करता है। ठीक है, तो आइए, साहित्य और संस्कृति का संबंध गंगा और उसकी धाराओं जैसा है। गंगा चाहे जितनी दूर तक बहे, उसकी आत्मा हिमालय में ही रहती है। साहित्य संस्कृति की आत्मा को शब्दों में पिरोता है, उसे जीवंत करता है, उसका संरक्षण करता है, समय की कसौटी पर परख कर उसे नए रंगों में प्रस्तुत करता है। परख भी करता है समय अनुसार, ये संस्कृति सही है, ये मूल्य सही है, नहीं सही है तो वैसा ही चित्रण करेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके दुष्परिणाम ये हुए। तभी तो आने वाली जो पीढ़ी है संस्कृति के उन पक्षों को सुधारने का काम कर सकेगी, उनको अपने अंदर डेवलप नहीं करेगी, क्योंकि पिछले समाज का जो पिछला इतिहास रहा, संस्कृति के उस नेगेटिव, उस नकारात्मक तत्व के पालन की वजह से समाज के विनाश का कारण बना, पतन का कारण बना। उन चीजों को नहीं अपनाना है, साहित्य ये भी बताएगा, तभी उसका काम हो पाएगा। सब कुछ अच्छा ही है बोल करके नहीं निकल सकता है। तो शब्दों में बसी है संस्कृति की पहचान, साहित्य है उसका सजग प्रहरी महान। तो संस्कृतियों का पोषण करता है, सुधारने का भी काम करता है, अर्थात उसका मूल्यांकन करने का भी काम साहित्य करेगा। चलिए, साहित्य का स्वरूप। अब यहां पे साहित्य और संस्कृति दोनों का स्वरूप आप बताएंगे। संस्कृति का स्वरूप आपने बताया, जिस तरीके से हमने आपको बताया वैसा ही लिखना है। वहां से आप अब आत्मा समझ गए हैं, अपने आप अपने शब्दों में उसको ढाल ले जाएगा। साहित्य केवल लेखन नहीं, वह जीवन की धड़कन है। साहित्य केवल लेखन नहीं, जीवन की धड़कन है। उसमें मानवीय अनुभूतियां, सामाजिक सच्चाइयां, ऐतिहासिक घटनाएं,
और सांस्कृतिक प्रतीक समाहित रहते हैं। अब जब भाई सांस्कृतिक प्रतीक की हम बात करते हैं, महात्मा गांधी की हम बात, महात्मा गांधी ऐसा बनो, कुछ कहने डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं रहती कि प्रतीक के रूप में हमारे सामने है कि अच्छा ही अच्छा था, सत्य, अहिंसा, धर्म पालन, मानव कल्याण, ये सब अपने आप महात्मा गांधी का नाम लेते ही आ जाएंगे। जब हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम लेंगे तो सत्य सबसे पहले आ जाएगा कि सत्य का पालन करो। कितने ही जीवन राजा हरिश्चंद्र ने बदल दिए, महात्मा गांधी स्वयं उसमें उदाहरण है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वो एक प्रतीक है। तो साहित्य क्या होता है, साहित्य सांस्कृतिक प्रतीक समाहित होते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं, महाराणा प्रताप से हम क्या प्रेरणा लेते हैं, घास की रोटी खाने की बात होती है, साहित्य ने किस तरीके से निरूपित किया है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो किस तरीके से ये ऐतिहासिक घटनाओं का रूप जो प्रस्तुतिकरण है, साहित्य इस तरीके से करता है कि उस घटना से, उस सांस्कृतिक प्रतीक के मात्र जिक्र से ही समाज को एक दिशा मिल जाती है, समाज को एक मार्गदर्शन मिल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए, वो चाहे प्रशासन में हो चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो। जैसे हम एथिक्स का पेपर देखते हैं, नीति शास्त्र का जो पेपर होता है आपका चौथा पेपर, उसमें हम क्या देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं ना। तमाम यहाँ पे एक जिलाधिकारी थे, उन्होंने ये निर्णय लिया, ऐसी परिस्थिति उनके सामने उत्पन्न हुई थी, पूरे गांव समाज का उन्होंने पूरा जिले का स्वरूप बदल दिया। उदाहरण क्यों लेते हैं, ये साहित्य के पाठ हैं, यही तो साहित्य है, यही तो साहित्य रचना है कि ऐसे प्रतीक, ऐसी घटनाओं का चित्रण, वर्णन किया जाए जो समाज पर गहरी छाप छोड़े, कि समाज वैसा ही करना चाहे। अगर मूल्यों को परिभाषित करने के माध्यम से समाज को प्रेरित करना होता तो साहित्य केवल मूल्यों तक ही सीमित रह जाता। इन मूल्यों का वहन इन्हीं घटनाओं, इन्हीं प्रतीकों, इन्हीं मानवीय अनुभूतियों, इन्हीं सामाजिक सच्चाइयों के माध्यम से करता है, सच का आईना दिखाता है। ठीक है। संस्कृति की व्यापकता, तो संस्कृति केवल नृत्य संगीत और वेशभूषा नहीं है, बल्कि वह सोच, नृत्य संगीत वेशभूषा हमको दिखाई पड़ती है, ये बाह्य पक्ष है ज्यादा। वह सोच, दृष्टिकोण, जीवन पद्धति और मूल्यों का समुच्चय है। इसमें लोक कथाएं, मान्यताएं, उत्सव, रीति रिवाज, भाषा, जीवन दर्शन शामिल हैं। भारत जैसी बहुलतावादी सभ्यता में संस्कृति का रूप और भी रंग बिरंगा हो जाता है। यह मिट्टी, यह संगीत, यह भाषा, यह रीत, इनसे ही बनती है संस्कृति की प्रीति। इस तरह के जब आपने जो लिखा है इसको दर्शाने के लिए ऐसा ही टू द पॉइंट, आपको कुछ अलग नहीं, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ और हो जा रहा है, तो ये तारतम्यता खत्म हो जाएगी, वहीं पर आपका निबंध मृत हो जाएगा। तो तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। और एक बात बता रहे हैं कि आप निबंध में ये लिखिएगा नहीं, ये हमने केवल आपको समझने के लिए दिया है। निबंध में आप ये सब नहीं, इसका उपयोग नहीं करेंगे, हेडिंग वगैरह नहीं डालेंगे, ध्यान रखिएगा। निबंध में आप और काम नहीं करेंगे, फ्रेमिंग नहीं करेंगे, ठीक है। निबंध में फ्रेमिंग नहीं करेंगे। आपदा प्रबंधन या भौगोलिक ठीक है, जो भौगोलिक निबंध होंगे उसमें आप मैप बना सकते हो, उसमें आप मैप बना सकते हो जहां आवश्यकता पड़े। ठीक है, जैसे भारत चाइना रिलेशन बताना है तो विभिन्न मुद्दों को समझाने के लिए, सीमा विवाद समझाने के लिए आप एक चित्र का प्रयोग छोटे से कर सकते हो दाहिने साइड बॉक्स में। ठीक है, निबंध में ज्यादा कलाकारी मत करिएगा, बहुत सारे लोग कर देते हैं, बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, जैसा निबंध का स्वरूप होना चाहिए वैसा ही लिखिए। बाकी जो करना हो आपको चित्रकारी, वो सब किसमें करिए, जीएस के पेपर में करिएगा। ठीक, चलिए। किसी भी युग का साहित्य वहां की संस्कृति का, अब आपने इन दोनों में किस तरीके से अंतर संबंध दर्शाना है, क्योंकि अगला पोर्शन यही होना चाहिए
तो किसी भी युग का साहित्य वहां की संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। रामायण, महाभारत, वेद, अब मैं पढ़ ही दूंगा क्योंकि मैंने सब कुछ समझा दिया है आपको। अब ये तो मटेरियल है, इसको तो आपको पढ़ना है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। मुख्य बातें हमने आपको समझा दी हैं और आपको समझ में आ भी गया होगा। किसी भी युग का साहित्य वहां की संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। रामायण काल के बारे में हमको कैसे पता चलता अगर रामायण साहित्य नहीं लिखा जाता? महाभारत काल के बारे में हमको कैसे पता चलता? अशोक के काल के बारे में हमको कैसे पता चलता? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के विषय में अगर मेगास्थनीज की इंडिका न होती, चाणक्य का अर्थशास्त्र न होता, तो हमको कैसे पता चलता? है ना? तो किसी भी युग का साहित्य वहां की संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, कालिदास की रचनाएं, कबीर के दोहे, तुलसीदास की चौपाइयां, सभी में संस्कृति के तत्व गहराई समाये हुए हैं। प्रेमचंद की देखिए, कबीर के समय जो कुरीतियां थी, सामाजिक कुरीतियां, भेदभाव, ठीक है, सांप्रदायिकता, कबीर ने कितनी अच्छे अच्छे दोहे इनके संदर्भ में लिखेंगे। इससे पता चलता है कि उस समय का समाज कैसा रहा होगा। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। है ना? तो प्रेम का कितना बढ़िया वर्णन किया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होए। प्रेम की परिभाषा कितनी बढ़िया उन्होंने की है। सबसे प्रेम, प्रेम मतलब ही नहीं कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम। प्रेम मतलब मानव मात्र से ही नहीं, जीव मात्र से, पूरे दुनिया से, इस ब्रह्मांड से, प्रकृति से प्रेम। खासकर भारत के संदर्भ में जब बात करते हैं, नदियों से प्रेम करते हैं, उन्हें इतना प्रेम करते हैं कि माता का दर्जा दे देते हैं। गाय से इतना प्रेम है कि भाई उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए, उनसे दूध हमको मिल रहा है, उनको माता का दर्जा दिया गया। मां नहीं है गाय, मां का दर्जा दिया गया है। ये प्रेम का द्योतक है, ये उपहास का विषय नहीं है। बहुत सारे लोग उपहास उड़ाते हैं, नहीं, ये हम सम्मान देते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है, सम्मान देने का कल्चर है। ठीक है? और इसका द्योतक कौन है, कैसे पता चलता है? ये हमें साहित्य के माध्यम से पता चलता है। कभी तुलसी की चौपाई में, कभी गालिब की रुसवाई में, संस्कृति ने ओढ़ा साहित्य का वस्त्र, बन गई जन जन की कथा अस्त्र। भाषा, भाषा के बारे में थोड़ी सी यहां पर हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि साहित्य किसके माध्यम से संस्कृति का वर्णन करता है? तो माध्यम भाषा होती है, और भाषा कभी कभी बाधा भी बन जाती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की भाषा, लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। हमें सभ्यता के बारे में तो पता चलता है, लेकिन संस्कृति पता नहीं चलती वहां की, केवल हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है? अगर हम लिपि पढ़ लें, भाषा पढ़ लें, साहित्य पढ़ लें, तो हमको वहाँ की संस्कृति के बारे में पता चल जाएगा, आंतरिक मूल्यों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक? तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा साहित्य और साहित्य संस्कृति का संवाहक बनता है। हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, बंगाली, मराठी, हर भारतीय भाषा में समृद्ध साहित्य है जो अपनी अपनी सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। भाषा मरती नहीं जब तक उसका साहित्य जीवित होता है। भाषा और साहित्य संस्कृति की आत्मा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। तो बोलियों की मिठास में, गीतों की मिठाई में जीती है संस्कृति, हर शब्द की परछाई में। इस तरह के आप वक्तव्यों का, इस तरह के उदाहरणों का उपयोग कर सकते हैं। तो भाषा, साहित्य, बिना भाषा के साहित्य का कोई मतलब नहीं है। भाषा माध्यम है साहित्य रचना का। तो भाषा के बारे में आपने बताया। विभिन्न भाषाएं, विविध संस्कृतियों वाला भारत है। उन संस्कृतियों को, जो विविधता है, उनको अक्षुण्ण कौन रखता है, उनको जीवंत कौन रखता है, उनको गति कौन प्रदान करता है? साहित्य। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से, है ना? चलिए, अब लोक साहित्य। अब ये सब लिखिएगा नहीं आप, मैं यहां पे जो बता रहा हूं ये सब हेडिंग लिखिएगा नहीं, केवल आपको समझने के लिए यहां पर दिया है कि किस बारे में हम वर्णन कर रहे हैं। लोक साहित्य, जैसे लोकगीत, लोक कथाएं, कहावतें और लोकोक्तियां साहित्य के ऐसे रूप हैं जो आम जनता के जीवन और संस्कृति को सीधे तौर पर प्रतिबिंबित करते हैं। कोई सही या गलत काम करता है तो कहावतों के माध्यम से लोग उसे उत्प्रेरित करते हैं उस काम को करने के लिए या न करने के लिए।
काम कर चुका है तो ये बताने के लिए तूने अच्छा काम किया गलत काम किया, इसको बताने के लिए भी। गई भैंस पानी में, क्या कहते हैं, गई भैंस पानी में, मतलब गड़बड़ हो गई। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने का क्या काम है, अपना काम करो, आगे बढ़ो। चिड़िया तो खेत चुग गई, अब ज्यादा शोक मनाने से कुछ लाभ नहीं है। नाश ना होवे आंगन टेढ़ा, है ना। मतलब कि ऐसा शर्त रख देना भाई, मतलब कि अगर क्षमता नहीं है तो जो संसाधन है उनको दोष देना, नाश ना आवे आंगन टेढ़ा। काम नहीं आ रहा है लेकिन संसाधनों को दोष दे रहे हैं। तो ये सब कहावतें कही जाती हैं। ये कहावतें हैं क्या, साहित्य ही तो है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे राजस्थान में लोकगीत, उनका नाम भी लिख सकते हैं, उत्तर भारत के बिरहा, पूर्वांचल के कजरी झूमर, ये सभी हमें बताते हैं कि साहित्य केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, वह जीवन की सांसों में, मानव मात्र के जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, साहित्य नहीं पढ़ते, उनको भी कहावतें रटी होती हैं। तो मुख, माउथ टू माउथ, ठीक है, सुनकर भी, इनको श्रुतियां भी कहते हैं, ये श्रुतियों के दायरे में आते हैं। श्रुतियां जिनको सुनकर के लोग सीखते हैं एक दूसरे से, ये भी साहित्य का काम ही है। तो साहित्य अमूर्त रूप में भी है, ये भी यहां पर लिख लीजिएगा, साहित्य अमूर्त रूप में भी है, ठीक, या अरचित रूप में भी है। ऐसा नहीं कि साहित्य रचना की गई हो वही साहित्य है, जो बिना रचना वाली चीजें हैं वो भी साहित्य के रूप में समाज में जन जन में भाव के रूप में, भावनाओं के रूप में मौजूद हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवंत बनी हुई हैं। तो ये भी साहित्य का एक रूप है। नाचते हैं शब्द जब बांसुर की तान पर, संस्कृति मुस्कुराती है हर ग्राम या गान पर। ठीक, तो इसको यहां पर ये ऑथेंटिकेट कर रहा है। आधुनिक साहित्य और सांस्कृतिक संकट, आज के भूमंडलीकरण और उपभोक्तावादी समाज में हमने पहले ही चर्चा कर दी, संस्कृति पर बाह्य प्रभाव पड़े हैं। ऐसी स्थिति में साहित्य ही वह शक्ति है जो संस्कृति की मौलिकता को बचा सकता है। समकालीन साहित्यकार आधुनिक जीवन की विडंबनाओं के बीच हमारी जड़ों की याद दिलाते हैं। जड़ों से जब डगमगाता है इंसान, तब साहित्य थामता है उसकी जान। और किस तरह से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, उसकी कुछ वानगी आप यहाँ पर पेश कर सकते हैं, कुछ घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं। जैसे निर्भया गैंग रेप केस का वर्णन कर सकते हैं, तमाम जो रेप केसेस हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लोगों की जो निश्चित हत्या हो जा रही है, रोड रेज की घटनाएं जो हो रही हैं, जो पारिवारिक विघटन हो रहे हैं, तलाक की जो बढ़ती दर है, भौतिकवाद जो बढ़ता जा रहा है, व्यक्तिवाद बढ़ता जा रहा है, परिवारों का विघटन हो रहा है, एकाकी परिवार से नाभिकी परिवार से लोग अब एकल जीवन जीना चाह रहे हैं, अकेले जीवन जीना चाह रहे हैं। पति पत्नी में या फिर माता पिता बच्चों में दूरियां हो गई हैं। जो सांस्कृतिक मूल्य थे, लोग एक दूसरे का आदर करते थे, एक साथ रहना पसंद करते थे, संगठन में रहना पसंद करते थे, वो विघटन की ओर जा रहे हैं। तो विघटन पर रोक कौन लगा सकता है? आप देखिए, प्रेमानंद बाबा बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रेमानंद बाबा, हर कोई जानता है इनके बारे में। समाज को नई दिशा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? लोग उनसे प्रभावित होकर के अपने कार्य व्यवहारों में, मूल्यों में परिवर्तन ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया, लोग बताते हैं, अपने अनुभव बताते हैं। तो ऐसे समय में जब रील, शॉर्ट्स, ठीक है, और खुलापन, सामाजिक विघटन, ये समाज में बढ़ रहा है, ऐसे में प्रेमानंद बाबा जैसे लोग, महान लोग, किसके माध्यम से? साहित्य और संस्कृति के माध्यम से। ठीक है, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो साहित्य में ही हैं। उन साहित्यों का ही अध्ययन करके समाज को नई दिशा देने का काम प्रेमानंद बाबा कर रहे हैं।
ठीक, तो यहां पर इस तरह के उदाहरण आप लिखोगे। इसमें मीडिया को भी इन्वॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मीडिया आजकल बहुत चर्चा में है, इसको इन्वॉल्व कर लीजिएगा। मीडिया को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे पत्रकार को रहना चाहिए, ऐसे पत्रकारों की घटनाओं को, साहित्य, कुछ रचनाएं हैं आप देख लीजिएगा, विवादित भी रही हैं, जो पुरस्कृत भी हुई हैं, विश्व स्तर पे बुकर पुरस्कार वगैरह भी मिला है, उसको यहां पर आप उदाहरण देकर के बता सकते हो कि किस तरीके से इसने समाज के एक वर्ग को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित किया है, जो बुराई की ओर जा रहा था। ठीक है, एक साहित्य हमारा संविधान भी है। संविधान में हमारे आधुनिक मूल्य तो हैं ही, आधुनिक मूल्य तो हैं ही। क्या है आधुनिक मूल्य? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये सब आधुनिक मूल्य हैं। और परंपरागत मूल्य, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व के कल्याण की भावना, मानव कल्याण, लोक कल्याणकारी राज्य की भावना, ये सब निहित है। तो आधुनिक मूल्यों और परंपरागत मूल्यों का वाहक भारतीय संविधान है, जो कि एक साहित्य का ही रूप है, साहित्य का ही रूप है। ठीक है, जो कि प्रत्येक दिशा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण की बात करता है, लिंग आधार पर भेदभाव को हटाने की बात करता है, सामाजिक सद्भावना की बात करता है, जीवन की स्वतंत्रता की बात करता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात करता है, हर तरह के अधिकारों से पोषित करने की बात करता है हर व्यक्ति को, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, हर किसी को अपने धर्म की मानने की स्वतंत्रता देता है, धार्मिक रूप से कल्याण की भावना निहित है हमारे संविधान में। तो ये बेहतर साहित्य का उदाहरण है। जो आधुनिकतावादी प्रवृत्ति है लोगों की, जिसमें मूल्य संकट गहरा रहे हैं, उनकी रक्षा करने में हमारा संविधान भी, उद्देशिका, हमारे संविधान की जो उद्देशिका है केवल राज्य के उद्देश्य नहीं है, हमारे उद्देश्य हैं। जनता के बिना, जनसंख्या के बिना राज्य का अस्तित्व तो नहीं है। राज्य में 4 चीजें निहित हैं: भूभाग, जनसंख्या, भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए उस भूभाग पर रहने वाली, ठीक है, और सरकार होनी चाहिए, जनता की चुनी हुई या जनता से निर्मित सरकार, जिनका निर्माण जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए, उस पर शासन करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए होता है। और चौथी चीज संप्रभुता होनी चाहिए। इनमें जो दूसरा तत्व है जनसंख्या का, तो वो क्या है, किसके लिए है? राज्य का अस्तित्व जनता पर टिका हुआ है, और जनता ही जब सही काम नहीं करेगी, अच्छे काम नहीं करेगी, जनता जैसा कार्य करेगी, जैसी संस्कृति होगी, राज्य भी वैसा हो जाएगा, सभ्यता भी वैसी हो जाएगी। इसलिए संविधान का काम होता है संस्कृति की रक्षा करना, सभ्यता को संविधान निर्मित जो मूल्य हैं, संविधान निर्धारित जो मूल्य हैं, उनके अनुरूप सभ्यता का निर्माण हो, एक समता मूलक समाज का निर्माण हो, कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो, लोकतांत्रिक समाज का निर्माण हो, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता के गुण जिस समाज में हो, ऐसी सभ्यता का निर्माण करना संविधान का भी लक्ष्य तो है। तो आज के ये सब चीजें हो गई, आगे बढ़ेंगे। हमने मैक्सिमम चीजों को डिस्कस कर दिया है। ठीक है, साहित्य का सांस्कृतिक उत्तरदायित्व क्या है? तो साहित्य केवल मनोरंजन नहीं है, वह सांस्कृतिक चेतना का वाहक है। वह समाज को उसकी सभ्यता और परंपरा से जोड़ता है। वह सिखाता है कि संस्कृति कोई बोझ नहीं, वह जीने का तरीका है, नम्रता, सहिष्णुता और मानवीय मूल्यों का। शब्द जब होते हैं संस्कृति के संरक्षक, तब बनता है साहित्य युगों का पथ प्रदर्शक। इसमें तमाम घटनाओं का जो हमने ऊपर देखा, जैसे उदाहरण तुलसी, कबीर और गीता का ले सकते हैं आप। यहाँ पे इस तरीके से लिखिएगा नहीं, समझने के लिए केवल दिया है हमने। ठीक है, तो रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वह तत्कालीन जनमानस और संस्कृति का सार है। वो हमें एक सांस्कृतिक प्रतीक रूप में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, कैसे व्यक्ति को रहना चाहिए, कैसे राजा को कैसा आचरण करना चाहिए, एक पति को कैसा आचरण करना चाहिए, एक पुत्र को कैसा आचरण करना चाहिए, एक मित्र को कैसा आचरण करना चाहिए, एक बड़े भाई को कैसा आचरण करना चाहिए, या छोटे भाई को कैसा आचरण करना चाहिए, एक भक्त को कैसा आचरण करना चाहिए, अपने शत्रु के प्रति
कैसा आचरण करना चाहिए, जो बाद में गांधी जी ने भी अपनाया कि भाई पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। भगवान राम किस तरह से रावण को भी आदर देते हैं, लेकिन उसके पापों के कारण उसको मारते हैं, क्योंकि मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। ये सारे मूल्यों को सिखाता है साहित्य, नाटकीय ढंग से। नाटक मतलब एक अच्छे चित्रण के माध्यम से, सीधे सीधे समझा देता, समाज न समझता, लेकिन कहानी के माध्यम से समझाया है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया है कि लोग उसका पालन करें, लोग उस आदर्श पर चलें। लोगों को कैसा रहना चाहिए, राम के जीवन से सीखना है। एक राजा को, एक प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को कैसा रहना चाहिए, राष्ट्राध्यक्ष को कैसा रहना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए प्रजा के साथ, राम के राजा के रूप में उसमें बताया गया है। ठीक है, कैसा नहीं करना चाहिए, रावण के आचरण के रूप में बताया है। तो रामायण सब पूरा मानव जीवन के, मानव संस्कृतियों का एक थाली है, मानव संस्कृतियों की थाली है, जो परोसी जाती है साहित्य अर्थात रामायण, रामचरितमानस के माध्यम से, ताकि संस्कृति जीवंत रहे, मानव संस्कृति अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, वह तत्कालीन जनमानस और संस्कृति का सार है। कबीर के दोहे आज भी हमें सीधे संस्कृति की जड़ों से जोड़ते हैं। श्रीमद् भागवत जीवन का वह दर्शन देती है जो केवल अध्यात्म ही नहीं, भारतीय संस्कृति का मूल सर्व है। राम के नाम में संस्कृति की गूंज है, कबीर के शब्दों में जीवन की सूंघ है। साहित्य और संस्कृति एक दूसरे के लिए अपरिहार्य है। अंततः आप इसका जो है साहित्य और संस्कृति एक दूसरे के लिए अपरिहार्य है। क्यों अपरिहार्य है, हमने शुरुआत में ही चर्चा आपसे कर दी। तो संस्कृति को यदि वृक्ष माने तो साहित्य उसकी जड़ें हैं, जिनसे पोषण पाकर संस्कृति फलती फूलती है। हमें चाहिए कि हम साहित्य को केवल पढ़ने की वस्तु न माने, बल्कि उसे जीवन जीने की कला समझें। तभी हम अपनी संस्कृति की आत्मा को जीवित रख पाएंगे। तो हमने कहा भैया, हम साहित्य पढ़ करके अगर भूल जाते हैं उसे, रामायण पढ़ करके भूल जाते हैं, आचरण नहीं करते हैं वैसा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा उस साहित्य का। तो साहित्य को पालन करने का काम भी, एग्जीक्यूट करने का काम, उसके मूल्यों को क्रियान्वित करने का काम तो मनुष्य का होता है। साहित्य तो केवल मार्गदर्शन दे सकता है, साहित्य मूल्यांकन करने के टूल के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन अपनाता उसको मनुष्य ही है। इसलिए हम लोकतंत्र और समाज को, मानव को एक साथ, वहां पर जनता वहां भी तीनों काम कर रही है, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से। और यहां भी जो मनुष्य है, मानव जो है, वही साहित्य और संस्कृति का निर्माण करता है। साहित्य और संस्कृति का निर्माण उसी के लिए होता है ताकि वो मूल्य परक बन सके, और उसके द्वारा ही इसका पालन भी किया जाता है। पालन करने वाला ही मनुष्य, थोड़ी कि आप जो है जंगली जानवरों के लिए साहित्य का निर्माण करते हो, ठीक है, अपने लिए करते हो ना, उसका पालन भी आप ही को करना होता है। तो जब तक शब्दों में बहती है संस्कृति की धार, तब तक जीवित रहेगा भारतवर्ष अपार। ये हो गया साहित्य और समाज, ये हमारा अगला निबंध रहेगा। ठीक है, अगला निबंध रहेगा।